एक साली अपने जीजा के यहाँ पर आती है कुछ दिनों तक उसके बच्चों का ख्याल रखने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जीजा देखता है कि साली तो अच्छी तरह से बच्चों का ख्याल रख रही है, तो उसके बाद एकदम से बाहर जाता है जहाँ पर जीजा के परिवार वाले बैठे हुए थे और वहाँ पर जाकर कहने लगता है कि देखो, अब मैं अपनी साली को अपने घर में ही रखूँगा और यही मेरी बच्चों की माँ बनकर इस घर के अंदर रहेगी। यह बात सुनते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और बहुत सारी बातें मन के अंदर सोचने लगते हैं। कौन था वह जीजा और किस वजह से ऐसी बात कह रहा था और कहाँ गई थी उसकी पत्नी जो उसकी साली को बच्चों का ख्याल रखने के लिए आना पड़ा था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के उड़िया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है आशीष। आशीष 2020 के अंदर अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक कंपनी में नौकरी पकड़ लेता है और उसके बाद यहाँ पर उसके घर वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। यहाँ पर आशीष के लिए एक लड़की ढूंढी जाती है। लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा जो कि पास ही के गांव में रहने वाली है और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है। नेहा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और नेहा से आशीष की शादी तय करा दी जाती है। लेकिन जब शादी का समय आता है और शादी की तारीख निकलवाई जाती है तो उस समय पर यहाँ पर जो लड़की वाले होते हैं वो एक दो तारीख आगे पीछे करने लगते हैं। और जब लड़के वाले पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि हमारी दूसरी बेटी है ना, जिसका नाम मीरा है, उसकी भी शादी इसी मंडप पे हो जाएगी, तो एक साथ में थोड़ा कम खर्चा आएगा। इस बात से आशीष के घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उसके बाद एक ही मंडप पर एक ही तारीख को 2020 में दोनों बहनों की शादी हो जाती है। इधर मीरा की शादी हो गई थी जो कि नेहा से छोटी बहन थी और इधर नेहा की शादी आशीष के साथ हो गई थी। नेहा की शादी जब आशीष से हो जाती है तो उसके बाद नेहा दुल्हन बनकर आशीष के घर में आ जाती है और अच्छी तरह से घर को संभालने लगती है। यहाँ पर जब आशीष के माता पिता नेहा का व्यवहार देखते हैं और घर में रहने का तरीका देखते हैं तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि हमारी बहू तो बहुत अच्छी है और अब तो परिवार आराम से चलेगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। यह सोचकर परिवार वाले तो खुश होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आशीष भी बड़ा ही खुश होता है नेहा को पाकर, क्योंकि नेहा के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे और उसके परिवार ने उसे बखूबी सिखाया था कि किस तरह से घर को बसाया जाता है। तो यहाँ पर आशीष को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और वह नेहा से बड़ा ही खुश रहता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ नेहा और आशीष को दो बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन उधर यहाँ पर जो नेहा की छोटी बहन होती है जिसका नाम मीरा होता है, बार बार उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें आती हैं। और इस बीच जब तक नेहा और आशीष को दो बच्चे हुए थे, कई बार नेहा और आशीष नेहा के घर जाया करते हैं, क्योंकि मीरा को बार बार परेशानी हुआ करती है, क्योंकि जिससे उसकी शादी हुई थी उस लड़के का नाम सूरज होता है और सूरज काफ़ी ज़्यादा शराब पिया करता था, जुआ खेला करता था, कमाई धमाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। जबकि जो मीरा थी वो भी नेहा की तरह ही अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली थी और बिल्कुल भी उसके अंदर कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। जब आशीष और नेहा दोनों के दोनों मीरा के पास जाते हैं और मीरा की हालत देखते हैं तो आशीष को बड़ा ही तरस आता है और इसके चलते जो आशीष होता है वह अपने ससुराल वालों से कहने लगता है, देखिए अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। तो यहाँ पर जो नेहा और मीरा के घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं, बताइए आप जो कहोगे उस बात पर हम जरूर विचार विमर्श करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर जो आशीष होता है वो कहने लगता है, देखो वैसे तो छोटा मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप ऐसा ना करो, मीरा का तलाक दिला दो और तलाक दिलाने के बाद इसकी कहीं और शादी कर देना। अब ये बात जब घर वाले सुनते हैं तो उसके बाद उन्हें भी लगता है कि आशीष सही कह रहा है, क्योंकि बार बार शादी को लगभग जब एक साल बीतता है तो एक साल के अंदर कई बार मीरा रूठ कर यहाँ पर आ गई है। और रूठने का कारण केवल एक ही होता था, यहाँ पर जो उसका पति सूरज होता है वह काफ़ी ज़्यादा शराब पिया करता है और शराब के चलते वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाया करता है। हालांकि जब पत्नी अपने सास ससुर के पास जाती है तो उसके बाद सास ससुर तल्ला झाड़ देते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है और तू हमसे दूरी रह, वरना ये हम पर भी हाथ उठा देगा। ये बातें कई बार ससुराल वालों के पास भी गई थी, यानी कि नेहा और मीरा के घर वालों के पास, और साथ में यहाँ पर जो आशीष होता है उसके पास भी पहुँच जाती हैं। आशीष स्टार्टिंग में तो कई बार सूरज को समझाता भी है कि भाई देखो मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ तो तुम्हें ये बात तो समझनी चाहिए, लेकिन वो जब नशे में नहीं रहता तो सभी बातों को सुन लिया करता और उसके बाद जब दोबारा शराब पिया करता तो अपनी पत्नी पर अलग अलग तरह के लांछन उछालने लगता है। कहता है कि तुम्हारा तो तुम्हारे जीजा के साथ चक्कर चला हुआ है और इसी वजह से तुम मेरी बातों को नहीं माना करती हो। हालांकि जो मीरा होती है वो उसकी सभी बातों को माना करती थी और कोई भी कैसी भी दिक्कत क्रिएट नहीं करती थी। उसके बावजूद भी पति ऐसा ही करता है और जब घर वाले ये बात सुनते हैं आशीष के मुंह से तो उसके बाद वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं।
यहाँ पर घर वालों ने फैसला कर लिया था। और इसके बाद एक बार जब मीरा रूठ कर आती है तो उसके बाद उससे कहने लगते हैं कि बेटी, इससे अच्छा तो हम तेरा तलाक करवा देते हैं और तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। अब तक जो मीरा थी वह भी इन बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अपने पति की हरकतों से, और उसके बाद वह भी इस बात के लिए मना नहीं कर पाती है और कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा ही कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो मीरा होती है वह अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस दर्ज कर देती है। और उसके बाद जब यहाँ पर उसके पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी उससे तलाक लेना चाहती है तो उसके बाद वह अपने परिवार वालों के साथ सीधा उसके पास आता है और वहाँ पर आने के बाद कहने लगता है कि देखो, अगर तुम्हें तलाक लेना है तो बेशक से ले लो, मुझे भी तुम्हें अपने साथ रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन केस के अंदर क्यों पैसे बर्बाद करने, जो पैसे तुम्हें चाहिए वो पैसे मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा, और बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर जो मीरा का परिवार होता है वह बड़ा ही अच्छा था और उसे बिल्कुल भी झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं था, तो इसी वजह से वह जायज़ पैसा बता देते हैं जितना पैसा उनकी बेटी की शादी में खर्च हुआ था, और कुछ पैसे ऊपर से समाज की तरफ से बता दिए गए थे। तो यहाँ पर जो मीरा का पति नीरज होता है वह पंचायती रूप से उसे तलाक ले लेता है और उसके बाद उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और उसके सारे पैसे दे देता है। अब मीरा उस नरक से तो निकल आई थी जिसके अंदर वो पल पल मरा करती थी, लेकिन अब उसके बाद जब अपने पिता के घर रहती है तो यहाँ पर रहने के बाद लोगों की बातें उसका जीना हराम कर देती हैं। दरअसल जब वह वहाँ से आकर अपने पिता के घर पर रहने लगती है तो उसके बाद अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगते हैं कि देखो, घर नहीं बसाया गया और अब पिता के घर पर पड़ी हुई है। हालांकि मीरा ऐसी नहीं थी और इस बात से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसी परेशानी के चलते कई बार वो अपनी बहन नेहा के पास फ़ोन कर दिया करती और फ़ोन पर फूट फूट कर रोने लगा करती। कहा करती कि बहन, मेरा तो जी करता है कि मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूं, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और जब मैं ऐसी हुई नहीं तो मुझसे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। बहन उसे बार बार समझाया करती कि बहन कोई बात नहीं, ये तो होता ही है और तू चिंता मत कर, मैंने तेरे जीजा से बोल दिया है, वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर ढूंढेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बात आशीष तक आती है और आशीष जो होता है वह अपनी साली के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगता है। ढूंढने के दौरान उसे कई लड़के मिलते तो हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं कि वह शादी करके एक बार दूसरे घर जा चुकी है और उसके बाद दोबारा शादी उनकी उससे होगी, तो उसके बाद वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं। और जो लोग शादी करने के लिए तैयार होते हैं उन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, और वो तो पहले से ही बात होती थी। इस बात को लेकर आशीष काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। इधर यहाँ पर जो मीरा की बहन नेहा होती है वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और मीरा के घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से एक दिन जो मीरा की बहन नेहा होती है उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होता है, और इस दर्द के कारण जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन नेहा को डॉक्टर साहब नहीं बचा पाते हैं क्योंकि उसको अपेंडिक्स का दर्द हुआ था और अपेंडिक्स की जो नस होती है वो उसकी फट चुकी थी। और उसके बाद डॉक्टर साहब कह देते हैं कि देखो, कोशिश तो करते हैं लेकिन कह नहीं सकते कि क्या होता है। वही होता है जिसका डर आशीष को था, उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जैसे यहाँ पर नेहा इस दुनिया को छोड़कर गई थी तो उसके बाद आशीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आशीष का पूरा परिवार यानी कि सास ससुर और ननद वगैरह जो कुछ भी थे वो सभी परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं नेहा के जाने पर। घर के अंदर पूरा सा मातम का माहौल हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जो नेहा के घर वाले होते हैं यानी कि उसके मायके वाले होते हैं वो लोग भी आते हैं और साथ में मीरा भी आती है। मीरा जब अपनी बहन के बारे में सुनती है तो उसके बाद वह भी फूट फूट कर रोने लगती है और यहाँ पर आकर बुरी तरह से अपनी बहन का विलाप करती है। उस देर विलाप करने के बाद नेहा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी शोक सभा भी रखी जाती है। जब शोक सभा रखी जाती है तो यहाँ पर जो मीरा होती है उसे घर के अंदर ही रख लिया गया था, क्योंकि जो नेहा के माता पिता थे उन्हें पता था कि ये अकेला है और ऊपर से परिवार टूटा हुआ है, तो फिलहाल बच्चों की देखरेख करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, और इसी वजह से वो लोग मीरा को यहाँ पर छोड़ देते हैं। मीरा यहाँ पर रहती है और शोक सभा के दौरान वह बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब शोक सभा कंप्लीट भी हो जाती है और उसको भी 10-15 दिन बीत जाते हैं, तो अब तक नेहा को इस दुनिया से जाए हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। और 1 महीने बाद अचानक से एक दिन शाम के समय जब आशीष घर पर लौटता है तो उसके बाद यहाँ पर घर वाले आपस में कुछ बात कर रहे थे और वह आशीष को भी अपने पास बुला लेते हैं। आशीष भी यहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है बताओ माँ बाबू जी क्या बात है और अब क्या बात करना चाहते हैं मुझसे। तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो एकदम से अपने चेहरे पर उदासी लाकर कहने लगते हैं बेटा देखो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं और इन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और तुम्हारी साली कब तक यहाँ पर रहेगी।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आशीष होता है वो कहता है कि ऐसा क्या हो गया जो आपको इस बात को सोचने की पड़ रही है। तो यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं कि बेटा देखो, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले बातें बना रहे हैं कि जवान शादी को घर पर रख रखा है और पत्नी भी दुनिया से जा चुकी है, अब ना जाने क्या क्या होता होगा पीछे से, और ये बातें चारों तरफ फैल रही हैं। कई जगह से ये बातें सुनने को मिली हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनकी दूसरी बेटी की इज्जत पर बात आ जाए। तो इसी वजह से तुम्हें दूसरी शादी तो करनी होगी, क्योंकि बच्चों का ख्याल ना तो तेरी माँ से रखा जाएगा, क्योंकि वो भी बुजुर्ग हो चली है और काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा करती है। तो तुम ऐसा करो, दूसरी शादी का इंतजाम करो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आशीष होता है वह चुप रहता है, ना तो उनसे हामी भरता है और ना ही मना करता है, और अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। इधर यहाँ पर जो मीरा होती है वह बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है और धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। आशीष दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अपनी पत्नी से सच्चा प्यार किया करता था और उसे तो केवल अपने बच्चों को देखरेख करने वाली लड़की चाहिए थी। तो इसी वजह से वह इधर उधर लड़की ढूंढने लगता है अपने लिए। लेकिन जब वह इस बारे में इधर उधर बात करता है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और कहते हैं कि यार तू शादी ना ही करे तो ही अच्छा है, खुद ही अपने बच्चों की देखरेख कर ले, क्योंकि जो भी अगर दूसरी लड़की आएगी तो वह इन बच्चों को अच्छी तरह से नहीं रखेगी, क्योंकि सौतेली माँ तो सौतेली रहा करती है। अब ये बातें काफ़ी सारी आशीष ने सुन ली थी और इसके बाद एक दिन वह घर वालों से कहने लगता है कि माँ बाबूजी ऐसा कह रहे थे लोग, तो क्यों ना मैं खुद से ही बच्चों की देखरेख कर लूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकता जिस तरह का लोग बता रहे थे। अब इस बात को सुनकर माता पिता को समझ में आता है कि लड़का सही कह रहा है, और वो कहते हैं कि बेटा तू सही तो कह रहा है, लेकिन हम लोग कितने दिन हैं और कितने दिन तेरी साली यहाँ पर रहेगी, वो भी तो किसी दिन यहाँ से चली जाएगी और उसके बाद तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। इस बात को सुनकर आशीष कहता है कि हाँ ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन और नौकरी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना यहीं पर कोई रोजगार खोलूंगा और उसके साथ साथ बच्चों की देखरेख कर लूंगा। ऐसा कहकर आशीष फिलहाल चुपचाप ऐसे रह जाता है और उसके बाद 2 से 3 दिन और बीतते हैं। अब 2-3 दिन जो आशीष होता है वह अपनी साली की तरफ गौर देता है, क्योंकि वह सोच रहा है कि अकेला रहकर बच्चों की देखरेख करेगा, और इसी वजह से वह देखता है कि वो बच्चों की देखरेख कैसे करती है। छुपते छुपाते वह इन सभी चीजों को देखता है और देखने के दौरान उसे महसूस होता है कि जो उसकी साली मीरा है उससे अच्छा इन बच्चों का ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। और इसी वजह से यहाँ पर जो आशीष होता है वह लगभग 5 दिन के बाद अपने घर वालों के पास दोबारा से जाता है और वहां पर जाने के बाद अपने पिता के सामने कहने लगता है कि पिताजी, मैंने बहुत बार सोचा है इस बारे में और मुझे यही ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर उसका पिता कहता है कि बताओ बेटा क्या ठीक लग रहा है। तो वो कहने लगता है क्यों ना मीरा को मैं अपने घर में रख लूं और इससे शादी कर लेता हूं, ये बच्चों की देखरेख अच्छी तरह से कर लेगी, वैसे भी इसके घर वाले इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आशीष के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा बात तो तुम्हारी सही है और इससे अच्छी देखरेख तुम्हारे बच्चों की कोई भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बहन के बच्चे हैं तो इसे थोड़ा बहुत तरस तो आएगा ही, और वैसे भी बच्ची का व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन इस बारे में पहले तुम्हें अपने ससुराल वालों से पूछनी होगी और उसके बाद ही ये सब कुछ डिसाइड हो सकता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आशीष होता है वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी आप ऐसा करो, आप ही इस बात को चलाओ, मैं इस बात को कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मीरा का पति भी इसी तरह के लांछन लगाया करता था और मैं नहीं चाहता ये बात मेरे सास ससुर की निगाह में दोबारा से उजागर हो और उन लोगों को दुख पहुंचे इस बात का। इस बात को सुनकर पिता बेटे की मजबूरियों को समझता है और कहता है कि ठीक है बेटा, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर जो पिता होता है वो एक दिन टाइम निकालता है और टाइम निकालकर मीरा के परिवार वालों के पास चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले तो उनका हालचाल जानता है और हालचाल जानने के बाद अपने समधी से पूछने लगता है कि समधी जी ये बताओ, छोटी बेटी के लिए कोई लड़का मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पर जो मीरा का पिता होता है वो कहने लगते हैं कि भाई साहब ढूंढ तो रहे हैं लेकिन कोई मिला ही नहीं है, क्या करे, कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा है, अगर आपके निगाह में कोई हो तो बता दो, क्योंकि हमें अपनी बेटी की शादी जरूर से करानी है। तो इसके बाद यहाँ पर जो आशीष का पिता होता है वो कहने लगता है कि देखिए अगर आप बुरा ना मानो तो छोटा मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो मीरा के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बताओ क्या बात है, बुरा मानने वाली कौन सी बात है, अगर कोई बात अच्छी रही तो ठीक है, वरना हम लोग मना कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आशीष का पिता कहने लगता है कि देखो मेरा बेटा भी अब अपनी पत्नी के बिना अकेला महसूस कर रहा है और वो तो अकेला रह भी लेगा, लेकिन बच्चों का ख्याल करने वाला कोई भी नहीं है, और जब भी वह दूसरी शादी का नाम उनसे लिए करते हैं तो वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि इस तरह से दूसरी लड़की न जाने कैसे बच्चों को रखेगी, तो क्यों ना आप अपनी छोटी बेटी की शादी मेरे ही बेटे से करा दो और उसका भी घर बस जाएगा और आपकी बेटी का घर भी बस जाएगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ससुराल वाले होते हैं वो थोड़ी देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद एकदम से इस बात के लिए हामी भर लेते हैं और कहते हैं कि ये छोटी सी बात हमें समझ क्यों नहीं आई, हम तो अपनी बेटी के लिए अब तक भी बाहर से लड़का ढूंढ रहे थे, और जब आपका बेटा है तो उससे क्या दिक्कत है, उसी के साथ जीवन व्यतीत कर लेगी और कोई भी परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आशीष का पिता होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसी लड़की से शादी कर देंगे और एक दिन टाइम निकालकर इन दोनों की शादी करा देते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो घर वाले
होते हैं वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और जैसे ही खबर आकर मीरा को मिलती है तो मीरा भी इस बात को देखकर बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करती और कह देती है कि ठीक है, आपको जैसा लगे वैसा ही कर दो। वैसे भी मैं इन बच्चों को इस तरह से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। अगर मैं कहीं और जाऊंगी तो इनकी तरफ देखकर बार बार मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत गलत किया है, और अगर ऐसा हो जाता है तो इन बच्चों की देखरेख मैं ही कर लूंगी, मेरी बहन के ही तो बच्चे हैं। इस बात को सुनकर सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी कर दी जाती है। इन दोनों की शादी 2023 के दिसंबर में हुई थी और उसके बाद अब तक इन बातों को लगभग 2 साल हो गए हैं और यहाँ पर कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मीरा ने शादी के बाद बच्चे पैदा करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि जब मेरी बहन के बच्चे हैं तो मुझे बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है, यही मुझे माँ कहेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर यहाँ पर जो आशीष होता है वह भी उससे फोर्स नहीं करता है और आज तक भी वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।